हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये परमाणु संरचना का टॉपिक है। लास्ट टाइम पे हमने क्वांटम संख्याओं के बारे में बात की थी। आज हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं इसकी। बताया गया इस सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी कण की स्थिति और वेग दोनों का एक साथ निर्धारण करना संभव नहीं है। मतलब ये है कि कोई कण है, स्मॉल पार्टिकल, ये मान के चलिए वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। तो ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है मान के चलिए। तो अगर हम इसकी वेग और इसकी स्थिति मीन्स कौन सी जगह पर है और वेग ये कितनी स्पीड से घूम रहा है, तो उसका निर्धारण हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों का एक साथ नहीं कर सकते। एक ही समय पर या तो हम उसकी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं, स्थिति पता कर सकते हैं, या उसी समय पर उसका वेग पता कर सकते हैं। एक ही टाइम पर स्थिति और वेग दोनों पता नहीं कर सकते। तो ये सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। और इसके ये फॉर्मूला है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल h अपॉन 4πk। तो यहाँ पर ये डेल्टा पी है संवेग मीन्स वेग, और डेल्टा एक्स है स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है। एच यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं। प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। इसके बाद बाकी इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे पाउली नियम की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पाउली नियम में बोला गया है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ये पाउली नियम है। अब इसे समझ लेते हैं। जैसे ये बीच में नाभिक है और इसमें परमाणु की चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा। और हम जानते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं, दूसरी में 8 होते हैं। ये पिछले वीडियोस में आपको बताया गया है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में बताया था कि क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, n, l, m और s। इसे समझने के लिए आपको क्वांटम संख्याओं वाला वीडियो समझना पड़ेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। तो क्वांटम संख्याएं, पहली क्वांटम संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी। एक कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, किसी एक परमाणु के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। मान के चलिए हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे कोष वाला, और ये पहले कोष वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब दूसरे कोष के लिए जो भी क्वांटम संख्याओं के मान होंगे और पहले कोष के लिए जो भी क्वांटम संख्याओं के मान होंगे वो सेम नहीं होंगे। ये है। और इसमें एक बात और है, 3 तो समान हो सकते हैं। 3 समान हो सकते हैं, कोई से भी 3 समान हो सकते हैं, परंतु जो चौथा मान है वो अवश्य भिन्न होगा। कोई भी चौथा मान अवश्य भिन्न होगा। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे कि ये 1s2 एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, 1s2, 2s2, 2p6,
ये इतना सा इलेक्ट्रोविन्यास है। इलेक्ट्रोविन्यास वाला टॉपिक आगे इससे अगला वीडियो है जिसमें हम ये इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना सिखाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विन्यास और ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घात के रूप में हैं। यहाँ पर 8 और 2 10। 10 किसका होता है? नियॉन। ये परमाणु है नियॉन, परमाणु क्रमांक 10। अब नियॉन का ये इलेक्ट्रॉन विन्यास है। अब हम ये देखते हैं कि इसमें ये जो 10 इलेक्ट्रॉन है इनकी क्वांटम संख्या किन्हीं भी 2 की देख लेते हैं। अब मान के चलिए हम एक तो इस P में से ही देख लेते हैं दोनों की। P में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो 6 में से हम किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉनों की पहले क्वांटम संख्या 6 में से मान के चलिए हम दूसरे इलेक्ट्रॉन और चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्या निकालेंगे। ये निकालना मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो सबसे पहले n का मान दूसरे के लिए ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं। तो दूसरे के लिए n का मान मैंने आपको बताया था। n का मान यहाँ पर n का मान n की वैल्यू 2। ये जो संख्या होती है वो n की वैल्यू होती है। तो n बराबर इसके लिए कितना आ गया? 2। इसके बाद l की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो ये p, ये अंग्रेजी अक्षर देखना पड़ेगा अगर l की वैल्यू निकालनी है तो p के लिए ये फॉर्मूला होता है। s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए 2 और f के लिए 3। ये l की वैल्यू होती हैं। l की वैल्यू हम इससे निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या है? p। तो p के लिए ये कितनी है? 1। तो l का मान कितना हो जाएगा? 1। अब m का मान आप थोड़ा ध्यान करें। m का मान ये p ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा, मीन्स डब्बे बनाने पड़ेंगे। p के 3 डब्बे होते हैं। तो यहाँ पर p हम डब्बे बना लेते हैं 3। ये p के इन डब्बों को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं। तो p के ये 3 डब्बे हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम भर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। हम इसके ऊपर बीच वाले के ऊपर 0 लिख देते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी ऐसा ही एक सवाल किया था। और इधर +1, इधर प्लस की संख्याएं आएंगी और 0 के इधर माइनस की संख्या आएंगी, इधर -1। तो m के मान के लिए हम कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं? दूसरे इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? पहला ये है, दूसरा ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन है। और इसके जस्ट ऊपर देखते हैं 0। तो m की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? m की वैल्यू 0। ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो m की वैल्यू 0। अब s की वैल्यू, जो चौथी क्वांटम संख्या होती है s, उसकी वैल्यू हमें इसकी दिशा देखते हैं, ऊपर की ओर है तो +1/2। तो ये तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो गई। इसमें अब इसी 6 इलेक्ट्रॉन में चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए अब हम यहाँ देखते हैं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर्थ के लिए हम, ये सेकंड है, फोर्थ के लिए अब हम n का मान भाई ये आगे वाली संख्या n का मान होती है तो 2। इसके बाद l का मान इस अंग्रेजी अक्षर से निकालते हैं। यहाँ देखिए p है, ये वाला अंग्रेजी अक्षर p है, तो p के लिए ये कितना है? 1। अब m की वैल्यू यहाँ पर वही डब्बे बनाने पड़ेंगे हमें, मीन्स ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी ये p ही है, तो 3 ऑर्बिटल यहाँ पर भी हमें 3 ही ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन उतने ही हैं 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं? अब हम चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें कौन सा है? चौथा इलेक्ट्रॉन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पहले 0 लिख देते हैं, +1 -1। तो ये चौथा इलेक्ट्रॉन। अब इस डब्बे के ऊपर देखते हैं +1, +1 हो गया। s, अब s का मान इसकी दिशा नीचे है,
तो दिशा नीचे है तो -1/2। अब 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने ये दूसरे के लिए ये मान आ गए, चौथे के लिए ये मान आ गए। 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए हमने क्वांटम संख्या निकाली। अब हम इन दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। n के सेम है, देखो n के मान बिल्कुल सेम है। यहाँ दूसरे के लिए भी 2 है और चौथे के लिए भी 2 है। l के मान सेम है, m के मान डिफरेंट है और s का मान भी डिफरेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि m के मान भी सेम हो तो s का मान जरूर डिफरेंट आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि s के मान सेम हो तो m का मान डिफरेंट आएगा। अगर ये दोनों सेम हो तो इसका डिफरेंट आएगा, ये तीनों सेम हो तो इसका डिफरेंट आएगा। मतलब ये है कि एक परमाणु के अंदर हम किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लें और उनकी क्वांटम संख्या निकालें तो उनके मान डिफरेंट आएंगे। 3 तो सेम हो सकते हैं परंतु चौथा मान अवश्य डिफरेंट होगा। तो यही है पाउली नियम। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं परिभाषा इसकी। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। इसमें बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लें तो चारों क्वांटम संख्याओं के मान सेम नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये पाउली नियम हो गया। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, हुंड का नियम। हुंड का नियम तो देखिए, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरे थे। अब देखो ये है p ऑर्बिटल, यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन्स भरे थे इस तरह से। मान के चलिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐसे भर देंगे 6 इलेक्ट्रॉन तो भी कोई यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन तरीका ये सही नहीं है भरने का। भरने का तरीका ये है, पहले एक फिर यहाँ पर आएगा। तो ये ऐसा ही हुंड का नियम ऐसा ही कुछ बताता है। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में बोला गया है, उपकोषों के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले एक करके भरे जाते हैं, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन जोड़े में भरे जाते हैं। तो ये हुंड का नियम है। हुंड के नियम को यहाँ पर समझ लेते हैं। अब कोई ऑर्बिटल ले लेते हैं, कोई ऑर्बिटल ले लेते हैं जैसे 3p 3p4। चलिए ये है इलेक्ट्रॉन विन्यास का एक छोटा सा भाग है। अब हम इसमें आपसे बोला गया कि इलेक्ट्रॉन्स भरिए इसमें। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है घात के रूप में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस p ऑर्बिटल में भरने हैं हमें। तो 4 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में किस हिसाब से भरेंगे? इस नियम के हिसाब से भरेंगे, हुंड के नियम के हिसाब से भरेंगे। तो p में कितने डब्बे होते हैं? यहाँ पर डब्बे बना लेते हैं। p जो ऑर्बिटल है उसमें 3 डब्बे होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 डब्बे। अब ये तीसरा कोष है तो यहाँ लिख देंगे 3p 3px 3py और 3pz, ये इनके नाम हैं। अब इसके बाद हमें ये 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन है हमें ऐसे भर सकते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ऐसे भर सकते हैं। परंतु ये हुंड के नियम के अनुसार नहीं है। हुंड के नियम के अनुसार नहीं है तो ये गलत माना जाएगा। हुंड का नियम क्या कहता है कि ऑर्बिटलों में मींस इन डब्बों में इलेक्ट्रॉन्स पहले एक भरे जाएंगे, उसके बाद जोड़े में होंगे। तो इसका सही तरीका क्या है? हम यहाँ पर फिर से वही p ऑर्बिटल बनाएंगे और फिर से 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पर। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन, पहला। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन ये होगा, इसमें भरा जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। सही तरीका इलेक्ट्रॉन भरने का ये होता है। ये हुंड का नियम इस बात को बताता है और कुछ नहीं है इसमें। बस यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि हमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं भरने हैं, हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरने हैं। तो ये हुंड का नियम होता है। हुंड के नियम में पहले इलेक्ट्रॉन एक करके भरे जाते हैं, उसके बाद अगर बचते हैं तो जोड़ी में। हाँ, एक बात और है कि हुंड के नियम में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, एक बार फिर से बताते हैं,
यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स। अब हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो पहले दिशाएं सबकी सेम होंगी। जो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी दिशाएं आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर है, मीन्स क्लॉकवाइज। और जो नीचे की ओर दिशा होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी दिशा, पहले जो भरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो ऊपर की ओर दिशा वाले भरे जाएंगे, फिर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो नीचे की ओर दिशा वाले भरे जाएंगे। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना है यहाँ पर हुंड के नियम में। तो ये है हुंड का नियम, ये उसका एग्जाम्पल है। आप समय समय पर इसका स्क्रीन शॉट ले लिया करें, जिससे कि आपको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है? डी ब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन्स होता है कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो इसके लिए एक समीकरण दिया था, लैम्डा बराबर H अपॉन P। ये होता है डी ब्रोगली समीकरण। और यहाँ अगर हम P को और ज्यादा, यहाँ पर P की वैल्यू रखें तो बराबर H अपॉन mb, क्योंकि P बराबर mb होता है। संवेग जो होता है वो mb के बराबर होता है। तो ये नियम है, ये जो समीकरण है, ये समीकरण कहलाता है डी ब्रोगली समीकरण। और डी ब्रोगली समीकरण में इसकी यहाँ पर इनके समझ लेते ये क्या क्या चीजें हैं। लैम्डा यहाँ पर उस कण का, वो उस तरंग का तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। और H यहाँ पर आप जानते ही हैं, प्लांक नियतांक, इसी वीडियो में बता गया है नियतांक। और यहाँ पर P संवेग, m द्रव्यमान v। तो ये है डी ब्रोगली समीकरण, आप इसको भी देख लेना। ये हमें इसका मान, प्लांक नियतांक का मान ये पहले मेंशन किया मैंने, तो यहाँ से आप देख लेना है H डी ब्रोगली समीकरण का, ये H का मान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा।